हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप सो यू ऑल आर वेरी मच फाइन एंड वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का एक चैप्टर देखने वाले हैं जो कि 10th स्टैंडर्ड का है, स्टेट बोर्ड का है। हिंदी का चैप्टर है जिसका नाम है गोवा जैसे मैंने देखा, जिसे लिखा है विनय शर्मा जी ने। काफ़ी इजी एंड सिंपल चैप्टर है, बट जो उन्होंने गोवा का वर्णन किया है वह काफ़ी अच्छे से किया है। तो उसे आज हम डीपली देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली गोवा में उन्होंने क्या क्या दिया और कौन कौन सी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद आवर लेसन। सो आई एम शुभम हियर, योर हिंदी मेंटर। सो विल स्टार्ट विद आवर लेसन। सो जब लेखक कहते हैं कि गोवा जैसे मैंने देखा, तो गोवा नाम सुनते ही, ये सिटी का नाम सुनते ही सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उत्साह आ जाता है, बिकॉज वहाँ पे जाने की एक हमारे मन में इच्छा उमड़ने लगती है कि कब हम वहाँ पहुँचे। बिकॉज वो जो गोवा सिटी है वो उसी तरीके से बना हुआ है, बिकॉज नैसर्गिक रूप से वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और वहाँ की जीवन शैली, वहाँ की हवाएं, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती हैं। तो ऐसा लेखक का मानना है और हम सभी लोग काफ़ी ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करते हैं। जैसे ही गोवा का नाम आता है तो सभी लोगों के मन में एक उत्साह सा भर जाता है कि कभी हम वहाँ पे जाके पहुँचे। सो अभी हम देखते हैं कि लेखक ने इसकी शुरुआत कैसे की, लेखक ने इस पर्यटन को शुरुआत कैसे की, लेखक ने क्या क्या इन चीज़ों में एक्सपीरियंस किया, ये पर्यटन में उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो लेखक कहते हैं कि लेखक निकले थे इंदौर से। कहाँ से निकले थे? इंदौर से। इंदौर से वो निकले गोवा के लिए और वो तारीख थी 23 नवंबर को। और खंडवा से उनके साड़ू साहब उनके साथ शामिल हो गए। वो तो अपने परिवार के साथ निकले थे, लेकिन उनके साथ साथ उनके जो साड़ू साहब है वो भी उनके परिवार के साथ, यानी कि 2 जॉइंट फैमिलीज एक साथ निकल पड़ी थी गोवा देखने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ गोवा का मैप है ऐसा। ये शायद परफेक्ट नहीं होगा, मैंने ऐसे ही बनाया है। ठीक है, तो ये गोवा का मैप है। गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, गोवा का उत्तर भाग और गोवा का दक्षिण भाग, तो ऐसे ही 2 हिस्सों में उन्होंने बताया है। तो वो गोवा एक्सप्रेस से 23 नवंबर को मडगांव पहुंच गए। मडगांव पे उतरते ही, मडगांव स्टेशन के बाहर आते ही एक टैक्सी के हॉर्न ने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया और वो टैक्सी की ओर चल पड़े। और टैक्सी की ओर जाते ही उन्होंने एक टैक्सी पकड़ ली पूरी फैमिली के साथ, और वो टैक्सी से सीधा पहुंचे कस्बा बेनालियम रिजॉर्ट की ओर। कहाँ पहुंचे? कस्बा बेनालियम रिजॉर्ट की ओर। और जब वो टैक्सी में थे तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को फील कर रहे थे कि मतलब गोवा की हवाएं, गोवा का वो जो नेचर था, वो जो एक नैसर्गिक सौंदर्य था, तो वो टैक्सी से जाते जाते देख रहे थे। हालांकि रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, बस 5 किलोमीटर का रास्ता था दोनों के बीच में, यानी कि मडगांव स्टेशन से लेकर कस्बा बेनालियम तक पहुंचने का 5 मिनट का रास्ता था। तो उन्हीं के बीच में वो सारी चीज़ें सोच रहे थे। और ठंड वहाँ पे ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा हवाएं आ रही थी, और जैसे जैसे टैक्सी का स्पीड बढ़ रहा था तो और ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। तो वो कस्बा बेनालियम पहुँचे। फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने एक रिजॉर्ट लिया। रिजॉर्ट में मतलब वो पहले से बुक रिजॉर्ट था, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया, डिनर हुआ, लंच हुआ, एवरीथिंग इज़ डन। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद में थोड़ा सा एक अच्छे से कंफर्टेबल फील होने के बाद में वो लोग निकल पड़े। सबसे पहले वो लोग गए बेनालियम बीच पे। सबसे पहले वो कहाँ गए? बेनालियम बीच, जो कस्बा बेनालियम से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तभी शाम का समय हो चुका था। कस्बा जब बेनालियम बीच पर वो लोग पहुँचे तो वो शाम का समय हो चुका था। और बेनालियम बीच का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि ये जो बीच है ये काफ़ी ज़्यादा रेतीला है। ठीक है, कि यहाँ पे ज़्यादा क्या है? रेती ज़्यादा आपको मिलेगी। तो ये रेतीला बीच है। तो लेखक सबसे पहले जाते हैं समुद्र की ओर जाते हैं। जाते जाते ये वर्णन करते हुए लेखक ऐसा भी कहते हैं कि ये रास्ता तो 1 किलोमीटर का था, बेनालियम बीच से कस्बा बेनालियम से, यानी कि उनकी रिजॉर्ट की ओर से
बेनालियम तक पहुंचने का रास्ता 1 किलोमीटर का था, लेकिन वो लोग जैसे जैसे चल रहे थे तो रास्ता और लंबा उन्हें महसूस हो रहा था। यानी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग पास में हैं करके। 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए हमें ज़्यादा कितना टाइम लगता है, हार्डली हम लोग को लगेगा 7-8 मिनट, ठीक है, 6-7 मिनट लग सकता है। लेकिन लेखक को ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा लग रहा था। तो लेखक कहते हैं कि हम तेज चलने की कोशिश कर रहे थे तो भी वो बीच हमारे सामने नहीं आ रहा था, लेकिन एक रास्ते तक पहुंच गए। एक आधी दूरी तय करने के बाद उन्हें लहरों की रणभेदी आवाज़ सुनाई देने लगी। लहरों की कैसी आवाज़ उन्हें सुनाई देने लगी? रणभेदी। और जैसे ही बाकी सारे लोग और उत्साहित हो गए और वो और तेज़ी से बीच की ओर दौड़ने लगे और बीच पर जाकर पहुंच गए। तो लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं बीच की ओर पहुंच गया, बीच की ओर चला गया, तो सबसे पहले मैं ही जाके वो बीच को लिपट गया। यानी कि वो बीच पर जाके खेलने लगे, एंजॉय करने लगे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे की। तो वर्णन कहते हुए कहते हैं कि बीच पे जैसे ही मैं गया तो वहाँ पे मैंने तो अपने आप को वहाँ पे पूरी तरीके से घेर लिया बीच के अंदर ही। और बच्चे जो थे, बच्चे वहाँ पे रेत से कुछ ऐसे पहाड़ों जैसा बनाते थे, ठीक है, पहाड़ों जैसा ऐसा बना देते थे और पानी आता था, वैसे ही वो जो पहाड़ रेतीला बनाते हुए वो पानी के साथ निकल जाता था। तो वापस बच्चे वही करते थे, फिर वापस वो पानी आ जाता था, उसको बहा के लेके जाता था, वापस बच्चे उसी तरीके से करते थे, फिर उन्हें वो लेके जाता था, पानी आता था, बहा के लेके जाता था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो लेखक कहते हैं कि ये बच्चों के प्रयास से मैंने सीखा कि आशावाद एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो कुछ चीज़ें शुरू भी हो जाती है। यानी कि अगर कुछ ख़त्म हो गया तो उससे उठने की ताकत, उससे उठने का जो संदेश है वो मुझे इन बच्चों की क्रिया से मिल गया। फिर लेखक कहते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ रहती हैं, मछलियाँ वहाँ पे आती हैं, किनारे तक आती है, ऐसा लेखक ने वर्णन किया है। और ऊपर से जो पंछी है, इस पर फोकस मत करना पक्षी, ठीक है, मुझे इतनी अच्छी से ड्राइंग आती नहीं, मेरा और ड्राइंग का काफ़ी ज़्यादा एक लंबा फासला है हम दोनों के बीच में, बट आई ट्राई। और ये मैंने देखा है, मैंने किया है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना मत। तो फिर पंछी आते हैं और पंछी जो रहते हैं वहाँ पे, जो पक्षी, वो टी टी की आवाज़ करते हुए आते हैं और उनका पूरा फोकस रहता है कि मछली को उठा के लेके जाना है, मछली को पकड़ना है। और इसमें और एक दिलचस्प बात ऐसी रहती है कि जैसे ही वो पंछी मछलियों पे फोकस करते हैं, वैसे ही वहाँ पे कुछ कुत्ते भी बैठे रहते हैं, कुछ डॉग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन पंछियों पे फोकस करते हैं कि जैसे ही वहाँ पे कोई पंछी आएगा मच्छी को पकड़ने के लिए तो हम क्या करेंगे, सीधा जाके उनके ऊपर झपट मारेंगे। लेकिन कुत्ते हमेशा उनमें नाकाम रह जाते हैं, बिकॉज पंछियों का स्पीड वो काफ़ी ज़्यादा होता है उड़ने में, यानी कि वो लोग ज़्यादा सरफेस पे रहते नहीं, ऊपर रहते। तो कुत्तों के लिए उन्हें पाना, उन्हें हासिल करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये ऐसा वर्णन उन्होंने बेनालियम बीच का किया है। तो बेनालियम बीच के बाद वो लोग जाते हैं सबसे पहले अंजुना बीच पे, ठीक है। अंजुना बीच जो था वो नीले पानी वाला था, यानी कि उसकी जो स्पेशलिटी है वो नीले पानी वाली उसकी स्पेशलिटी है। तो लेखक कहते हैं कि वहाँ पे ऐसे कुछ पर्वत है, ऐसे कुछ पर्वत वहाँ पे बने हुए हैं, ऐसे कुछ पहाड़ वहाँ पे बने हुए हैं। तो इसके लिए वो जो अंजुना बीच है वो ऐसे निचली स्तर पे है, यानी कि उसमें जाने के लिए थोड़ा सा ऐसा उतर के जाना पड़ता है और ज़्यादा वहाँ पे पत्थर हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। और पानी के बहाव से वो पत्थरों में ब्रेक्स भी आ चुके हैं, कुछ पत्थर टूट भी चुके हैं और कुछ पत्थरों में पानी भी जाके बस चुका है। तो ऐसे वहाँ पे ज़्यादा पथरीला इलाका है, वहाँ पे ज़्यादा हमें पत्थर देखने मिलते हैं और वो सारे पत्थर काफ़ी ज़्यादा मुलायम रहता है और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर फिसलने का जो डर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा पानी है तो इसके लिए वहाँ से फिसलने का जो डर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो लेखक कहते हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन लोगों का जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा फोकस रहता है वो अपने बच्चों के लिए आता है। जो तरुण लोग आते हैं, जो यंग पीपल होते हैं, ठीक है, जो युवा लोग होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अपनी मस्ती में धुंध होते हैं ये बीचेस पे। लेकिन जो फैमिली के साथ आते हैं उन सारे लोगों के जो फोकसेस होते हैं वो सारे अपने बच्चों पे होते हैं कि यहाँ पे मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, यानी कि डायरेक्शन जैसे देते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमें ऐसी चीज़ें करते होंगे, बिकॉज जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं होता, तो पेरेंट्स हमारे काफ़ी ज़्यादा हमें सेफ करते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वैसा करो, एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है।
तो ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो वैसे ही लेखक कहते हैं कि कुछ फैमिलीज का ज़्यादा फोकस अपने बच्चों पे रहता है और कुछ युवाओं का ज़्यादा फोकस अपने एंजॉयमेंट पे ज़्यादा रहता है। बिकॉज ये कैसे पथरीला इलाका है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और ज़्यादा फिसलने का यहाँ पे डर रहता है। तो ये उन्होंने बताया अंजुना बीच के बारे में। और लेखक ये भी कहते हैं कि अंजुना बीच जो है वो बॉलीवुड की पहली पसंद है। बिकॉज क्या है कि वहाँ पे नीला पानी है, तो उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिट फिल्मों के शूटिंग्स वहाँ पे हुए हैं, तो इसीलिए ये क्या है बॉलीवुड की सबसे पहली पसंद है। फिर लेखक आते हैं, उसके बाद लेखक जाते हैं वो कलिंगवुड बीच पे जाते हैं। ठीक है, कलिंगवुड बीच थोड़ा सा रेतीला है, एकदम बेनालियम बीच की तरह है। ठीक है, बेनालियम बीच की तरह है, और ये बेनालियम बीच मछुआरों की पहली पसंद कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है। और कलिंगवुड बीच जो है वो रेतीला बीच है, लेकिन वहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होती है, यानी कि जो पानी में हम लोग स्पोर्ट्स कर सकते हैं तो वो ज़्यादा होती है। तो उसमें से लेखक ने एक चीज़ वहाँ पे की थी जिसे कहते हैं पैराग्लाइडिंग। ठीक है, तो लेखक ने वहाँ पे ज़्यादा मज़ा जो लिया था वो पैराग्लाइडिंग का लिया था। तो लेखक अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए कहते हैं कि पैराग्लाइडिंग में उन्हें एक डर भी था और एक खुशी भी हो रही थी। तो डर इस बात का था कि इतनी ऊपर जा रहा है कि वापस अगर नीचे गिर गए तो सडनली कुछ भी हो सकता है, और खुशी इस बात की थी कि इससे पहले कभी भी उन्होंने इतना रोमांचकारी कार्य ऐसे नहीं किया था, तो इसके लिए उन्हें पैराग्लाइडिंग में ज़्यादा मज़ा आने लगी। तो उसके बाद लेखक कहते हैं कि गोवा में सी फूड ज़्यादा फेमस है, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। लेकिन वही कोई शाकाहारी रहेगा तो शाकाहारी को यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बिकॉज शाकाहारी फूड वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता जो चटपटा हो, खाने में अच्छा हो, और अगर कहीं पे अवेलेबल हो भी गया तो वहाँ पे पैसा काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है, यानी कि जेब वहाँ पे खाली हो जाती है। तो ऐसे ये गोवा का वर्णन किया। तो गोवा में कुल 40 बीच है, लेकिन कहते हैं कि 40 बीचों में से ये जो बीच है अंजुना बीच, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का मनपसंद बीच है। फिर उसके बाद लेखक ऐसा कहते हैं कि जब वो गोवा में पहुंचे थे तो गोवा में पहुंचने के बाद उनका जो पूरा शेड्यूल रहता था, जो पूरी दिनचर्या रहती थी, वो ऐसी रहती थी कि सुबह जल्दी उठना, नाश्ता करना, दिन भर घूमना और शाम को पूल में आके तैरना, यानी कि सिर्फ एंजॉय और एंजॉयमेंट, और उन्हें कुछ नहीं करना था। तो ऐसे उन्होंने 4-6 दिन वहाँ पे अच्छे से काफ़ी निकाले थे, काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट भी किया था। तो लेखक उसी में ये भी कहते हैं कि वो कोलवा बीच पहुँचे थे, वहाँ पे उन्होंने बोटिंग की और डॉल्फिन काफ़ी ज़्यादा आनंद लिया, यानी कि उन्हें वहाँ पे ज़्यादा डॉल्फिन भी देखने मिला। फिर लेखक ऐसा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो गोवा में है, लेकिन गोवा में उन्होंने एक नवरात्रि उत्सव भी देखा था, यानी कि ये उत्सव के समय भी थे। तो लेखक कहते हैं कि जैसे बाकी जगहों पे नवरात्रि उत्सव बनाया जाता है तो वैसे ही गोवा में भी बनाया जाता है, लेकिन गोवा में एक चेंज ऐसा है कि यहाँ पे रावण के पुतले को नहीं जलाया जाता, यहाँ पे रावण के पुतले को नहीं जलाया जाता। तो लेखक उस दिन क्या करते हैं, यानी कि वहाँ के लोग हैं, सॉरी मैंने लेखक बोल दिया, तो वहाँ के लोग हैं उस दिन क्या करते हैं कि सभी लोग सबसे पहले वाहनों की पूजा करते हैं। वाहनों की पूजा करने के बाद शाम को मंदिर में एक पालकी लेके जाते हैं, और शाम को पालकी हो जाने के बाद में एक विशेष पत्ता रहता है, और पत्ता एक दूसरे को देकर वो लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, यानी कि ऐसे वो लोग नवरात्रि उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ये जो नवरात्रि उत्सव मैंने देखा और ये जो बाकी सारी चीज़ें गोवा में देखी, तो ऐसे लगा कि गोवा में जो लोग हैं उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को तो अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया जो वेस्टर्न से आई हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को कभी भूलने नहीं दिया। तो इसीलिए जब गोवा का वर्णन लेखक करते हैं तो लेखक क्या कहते हैं कि ये रेतीले तट के लिए फेमस है, ये महंगे होटल जो होते हैं उसके लिए फेमस है, खास जीवन शैली के लिए फेमस है, लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन उसी के साथ साथ ये सांस्कृतिक विरासत को भी उतना ही ज़्यादा महत्व देता है और अपनी संस्कृति को भी उतना ही ज़्यादा महत्व देता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते करते, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते करते उन्होंने इंडियन कल्चर को कभी छोड़ा नहीं। ठीक है, सो दिस इज द लेसन इज ऑल अबाउट। तो ये लेसन जो है वो लेखक ने अपना एक्सपीरियंस बताया इस लेसन में, और इस तरीके से लेखक ने गोवा को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो ये और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लेखक ने मेंशन की है कि जो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर सकता, बट एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लेसन को पढ़ो, तो लेसन को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे
क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली क्या है इसमें बताया गया और कौन कौन सी स्मॉल चीज़ें हैं जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस है जो लेखक ने लिए हैं। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। सो विल मीट अगेन विद अ न्यू लेसन विद अ न्यू वीडियो। सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।